हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं आज की इस वीडियो में, सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो देखिए, अभी जितना भी प्रश्न का उत्तर आपको समझाएंगे उसको अच्छे तरीके से समझना है, इसको रटना नहीं है, क्योंकि रटिएगा तो भूल जाएगा। सिर्फ आपको समझ के रखना है और एग्जाम में जाकर के अपने जो आपके प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे, उस सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अपने मन से, यानी कि खुद जो आप समझे रहेंगे उस तरह से बना के लिखना है। अगर आप लोग रटने लगिएगा तो क्या हो जाएगा, भूल जाइएगा। लेकिन समझ के रखिएगा तो आप लोग एग्जाम में जाकर के खुद से बना करके उत्तर को लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो, यानी कि सरल हो, और दूसरों को सुनने पर वो कला जो आप बोलेंगे वो दूसरे को सुनने पर कान को उसके सुख मिले, तो उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और ये जो कला है यूरोप के लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित है और उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इसमें याद करने जैसा कुछ था ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बोलने की ऐसी कला होती है जिसमें कि कोई एक सामने वाला व्यक्ति बोलता है और उसके सामने जो व्यक्ति रहता है वो सुनता है उसकी बातें, तो उसको कान को उससे सुख मिलता है, और इसी क्या कहा जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और ये जो कला है यूरोप के लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित है। समझ गए, तो इसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। एक लाइन में आपको याद रखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलने की एक कला होती है। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरिच क्या है और ये कहानी में किसका प्रतीक है। तो तिरिच जो है एक छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड होता है, जिसे कि हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में विस्खाफर भी कहते हैं। और ये जो कहानी है, तिरिच कहानी, इस कहानी में ये प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। याद रखिएगा, तिरिच क्या होता है, तो एक छिपकली होता है जो कि जहरीला लिजार्ड भी कहते हैं, या फिर हम उसे विस्खाफर भी कई जगहों पर कहते हैं। और ये मेन प्रतीक किस चीज का है, सबसे मेन तो यही बात है कि तिरिच कहानी में तिरिच आखिर प्रतीक किस चीज का है। तो याद रखना है, प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है तिरिच कहानी में तिरिच। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चातकी किसके लिए तरसती है। तो चातकी पहले है क्या, तो चातकी एक पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र का जो बूंद होता है उसके लिए तरसती है। ये पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है, इसलिए वो साल भर स्वाति नक्षत्र की जल की प्रतीक्षा करती है, और जब स्वाति का जल उसे मिलता है तो उसे ही वह ग्रहण करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि चातकी किसके लिए तरसती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो याद रखिएगा, चातकी जो होता है एक पक्षी होता है, और नक्षत्र जैसे हमारे महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह से नक्षत्र भी होते हैं। तो जो स्वाति नक्षत्र होता है ना, और स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, बारिश की जो जल होता है उसी की साल भर प्रतीक्षा कौन करता है, तो चातकी पक्षी करती है। क्योंकि ये जो चातकी पक्षी होती है ये केवल और केवल स्वाति नक्षत्रों का जल ही ग्रहण करती है। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी सभी से क्या कहता था। तो लहना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी था वो कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ कर उन्होंने विमान चलाने की विद्या जान लिया है। मंडी में जो ये मौलवी आया था, ये मंडी की बनियों को बहकाता था, कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लहना सिंह का जो गांव है, उस गांव का नाम था उसके माझे। तो उस माझे गांव में जो तुर्की मौलवी आया था ये सभी से क्या कहता था, तो ये सभी से कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। और ये जो मौलवी था ये मंडी के बनियों को बहकाता था, कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का जो राज है वो जाने वाला है। समझ गए, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर अभी तक इस नोट्स को नहीं लिए, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश का नोट्स मिल रहा है, इसमें गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स है, तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें कि जैसे बात करें आपकी हिंदी की, तो हिंदी में गद्यखंड और काव्यखंड दोनों को मिला करके टोटल 26 चैप्टर है। और सेम इसी तरह से इंग्लिश में प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों को मिला करके 21 यानी कि 21 चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को इस गेस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को पीवाईक्यू भी मिलेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में जो प्रीवियस सालों में, यानी कि पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया पिछले 12 सालों में, वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। और सेम इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी होता है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। अब लेना कैसे इस पीडीएफ को, तो इसके लिए आपको केवल और केवल 30 रुपये पे करने, और 30 रुपये में ही आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। अब पे कैसे करना और मिलेगा कैसे,
तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना। और जैसे ही आप लोग इस नंबर पे पे कीजिएगा 30 रुपये, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी और इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा और इस पीडीएफ को अच्छे से कर लेने के बाद आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए वो जरूर ले लीजिएगा और इसको लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। तो जयप्रकाश नारायण की संघर्ष समितियों से ये अपेक्षाएं थी कि वे भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लड़े और उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि संघर्ष समिति जो थी ना, उनको जयप्रकाश नारायण से क्या अपेक्षा थी। तो वो चाहते थे, संघर्ष समिति के लोग चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण जो है ये भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई करे और अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बस सिंपल सा है, एक लाइन में आपको याद रखना है कि संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षा थी कि वो भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। समझ गए। तो जयप्रकाश नारायण की संघर्ष समितियों से क्या अपेक्षाएं थी, तो ये अपेक्षाएं थी कि वो भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़े। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था, कौन सी बात कही थी। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था, याद रखना है आप लोग को, कि मैंने जो पहले धर्म चलाया था वो पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। कितना पहले चलने वाला था, तो 500 सहस्त्र वर्ष तक, लेकिन अब 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवित्री का खिलौना क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा गया जो कविता है पुत्र वियोग, उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है कि कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, उनकी पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। जो कवित्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना था, वह महत्वपूर्ण खिलौने के रूप में अपने पुत्र को स्वीकार कर दिया, अतः कवित्री का खिलौना उसका पुत्र ही है। इसमें याद करने जैसा है ही नहीं कुछ, बस आपको याद रखना है कवित्री का जो खिलौना है वो उसका बेटा ही है। बाकी आप लोग आगे बना करके एग्जाम में लिख ही दीजिएगा कि वो उसका जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जीवन का महत्वपूर्ण खिलौना था सुभद्रा कुमारी चौहान का, यानी कि कवित्री का। वो महत्वपूर्ण खिलौने को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सब आप लोग खुद से बना के लिख दीजिएगा। बस याद रखने के लिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कवित्री का खिलौना क्या था, तो उसका पुत्र था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिटिया से क्या क्या सवाल किया गया है। तो बिटिया से सवाल किया गया कि हमारे आसपास यानी घर और परिवेश में लोहा कहाँ कहाँ है, अर्थात लोहे की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया बिटिया से कि हमारे घर पे या फिर हमारे आसपास में कहाँ कहाँ पर लोहा है। जैसे कि बिटिया बताती भी है कि करछुल जो है वो है लोहे का, या फिर दरवाजा का सकाल है, कील है, ये सब का किस चीज़ की, तो लोहे की है। वो जवाब भी बाद में देती है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि बिटिया ने कहाँ कहाँ लोहा को पहचाना था, तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन सवाल पूछा जाए तो बस इतना सो आपको एक लाइन में याद रखना है कि बिटिया से ये सवाल पूछा गया था कि हमारे आसपास और परिवेश में कहाँ कहाँ पर लोहे की उपस्थिति है। समझ गए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहा जो है ये किस चीज़ का प्रतीक है। तो याद रखिएगा लोहा जो है क्रम का यानी कि काम का प्रतीक है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। एक ही वीडियो में अगर ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे तो आप लोग एक साथ याद नहीं कर पाइएगा और समझ भी नहीं पाएगा उतना। इसलिए जितना क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं इसको बस अच्छे से समझ लेना है। ऊपर जो आपको PDF बताएं उस PDF को जरूर ले लीजिएगा, उसमें ये सारा प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही जाएगा। उस सबको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और इसको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे हिंदी या इंग्लिश में छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।